सबसे पहले बुलेटिन में आपको बताएं कि माविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि ओमनी ग्रुप और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ GIT की तफ्तीश की रोशनी में कई जायदादें अटैच कर दी गई हैं। अगर अटैच की गई जायदादों की मिल्कियत के सबूत ना आए तो उनकी बहक सरकार जब्ती का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जबकि वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि उज़ैर बलोच ने इंकशाफ किया कि आसिफ जरदारी ने उसके जरिए लोगों को डरा धमका कर बिलावल हाउस कराची के इर्द गिर्द जायदादें सस्ते दामों खरीदी। शहजाद अकबर ने बताया कि हुकूमत हुसैन नवाज, हसन नवाज, सुलेमान शहबाज और अली इमरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज भी कर रही है। इनकी जायदादें, बैंक अकाउंट्स और शेयर्स अटैच किए जाएंगे और फिर जब्त कर लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत पर पहली बार ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगे, पहले भी लगे थे जो कि साबित नहीं हो सके। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मुल्क की मईशत तबाह कर दी गई, अब इससे तवज्जो हटाने के लिए ये ऐसे बयानात दे रहे हैं। नए इल्ज़ामात का भी अदालत में भरपूर दिफा करेंगे। पहली बार इस तरह के इल्ज़ामात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर नहीं लगे। माजी में भी इसी तरह के बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन जब उन इल्ज़ामात को साबित करने का वक्त आया अदालत में तो वो कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो पाया और तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी बशमूल आसिफ जरदारी साहब के सबको अदालतों ने, पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया ने बाइज्जत बरी किया। तो मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा हुकूमत के पास चूंकि कोई और नैरेटिव है नहीं, इनसे कौम पूछ रही है जो पाकिस्तान की मुआशी सिचुएशन है, जो रुपए की हालत है, जो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आज इंटरेस्ट रेट इन्होंने बढ़ा दिए, तो इन चीज़ों के इनके पास जवाबात है नहीं। तो चूंकि इनके पास अपना कोई नैरेटिव सेल करने के लिए है नहीं, कौम को अच्छी खबर कोई सुनाने के लिए है नहीं, तो बार बार ये कौम की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इन इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एक बार फिर वाजे करूं कि माजी में भी इल्जामात लगे थे, आज फिर लग रहे। इंशाल्लाह अदालत में भरपूर तरीके से अपना दिफा करेंगे हम। अभी दीगर खबरें शामिल करेंगे और आपको ये बताएं कि लाहौर में कल रात से शुरू होने वाली बारिश आज दोपहर तक बरसती रही। सड़कें और नशेबी इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। ट्रैफिक हादसात और छतें गिरने के वाकयात में एक बच्ची जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी हो गए। लेस्को के 150 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लक्ष्मी चौक में 250 मिलीमीटर जबकि पानी वाला तालाब में 213 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मूसलाधार बारिश के बाद शहर का जायजा लेने के लिए निकले। निकासियाब के इंतजाम देखे और पानी में फंसी खवातीन को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देकर मंजिल तक पहुंचाया। आपको पहुंचाना है? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मूसलाधार बारिश के बाद गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए निकले लाहौर की सड़कों पर। डेविस रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, निकलसन रोड समेत दीगर मुकामात का दौरा किया। बोर्डवाला चौक के करीब एम्प्रेस रोड पर चंद खवातीन बारिश के पानी में खड़ी थीं। वज़ीर आला ने गाड़ी रोकी, खवातीन को लिफ्ट की ऑफर की, गाड़ी में बिठाया और बस स्टॉप पर छोड़ दिया। आपको पहुंचाना है? वज़ीर आला पंजाब ने सेफ सिटीज़ अथॉरिटी ऑफिस का दौरा भी किया और मॉनिटरिंग रूम से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खड़े पानी और इसकी निकासी का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सालिया सईद और MD वासा सैयद जाहिद अजीज भी वज़ीर आला के हमरा थे। ज़िशान बख्श, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर में बारिश थमने के बाद भी नशेबी इलाकों में पानी अब तक खड़ा है, जिसकी निकासी का काम जारी है। इसी बारे में आपको बताएंगे लाहौर के इलाके शाहजमाल में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मियां आबिद। लाहौर में 15 घंटे वक्फे से होने वाली बारिश ने हर तरफ जल थल एक कर दिया है। जगह जगह नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं। इस वक्त हम शाहजमाल में मौजूद हैं। यहाँ पे देखा जा सकता है कि बारिश को थमे हुए भी 3 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ सड़क पे पानी मौजूद है। यहाँ लोगों का कहना यह है कि उनके घरों में पानी दाखिल हो गया, जिनको वो अपनी मदद आपके तहत निकालते रहे। जबकि इसके साथ जो वासा का अमला था वो भी मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहा। यहाँ अब भी वासा का अमला मौजूद है और पानी निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिस्पोजल पंप जो है वो यहाँ पे नहीं लगाया जा रहा। यहाँ सिविल सिस्टम के तहत जो है वो पानी निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा रहा है। आज लाहौर में सबसे ज्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 250 मिलीमीटर और जहां हम खड़े हैं यहाँ पे 160 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में 1% इजाफा करते हुए मुल्क में शरह सूद 13.25% मुकर्रर कर दी है। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने कहा है कि रवा साल महंगाई की शरह 11 से 12% रहने का इम्कान है।
مرکزی بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے معاشی اشاریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شرح سود میں 1% اضافہ تجویز کر دیا، جس کا نفاذ 17 جولائی سے ہو جائے گا۔ پاکستان کا شرح سود ایک بار پھر بلند سطح پر پہنچ گیا۔ گزشتہ ایک سال کے دوران ملک میں شرح سود 6.5% سے بڑھ کر تقریباً دگنی ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے جولائی 2018 میں شرح سود 1% اضافے کے ساتھ 7.5% کر دی تھی، جبکہ اب گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نے شرح سود میں 1% اضافہ کرتے ہوئے اسے تاریخی اوسط سے بھی بلند کرنے کا اعلان کر دیا۔ The Monetary Policy Committee decided to raise policy rates by 100 basis points, 1%, to 13.25% with effect from 17th July. اردو میں مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ قیمتوں میں اضافے کا تناظر شرح سود میں اضافے کی ایک اہم وجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 11 سے 12% رہنے کا امکان ہے، اور یہ کہ اوسط مہنگائی کی شرح کچھ بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق مجموعی طلب میں کمی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شرح سود بڑھنے سے بینک میں بچت کی رقم رکھنے والوں کو فائدہ ہوگا، جبکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کا بینک اکاؤنٹ زیادہ پرکشش ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بینکوں کو اکاؤنٹ ہولڈرز کو زائد منافع دینا ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کے مطابق فی الحال معیشت ہماری اصل شرح سود سے مطابقت رکھ رہی ہے۔ بینکس کے جو ڈپازٹس کے ریٹ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ بڑھنے چاہیے، اگر نہیں بڑھتے تو آپ جائیں اور اپنے بینک سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں بڑھے، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے کہ جس طرح پالیسی ریٹ بڑھ جاتا ہے تو ڈپازٹرز کو اور سیورز کو جو ریٹ ملتے ہیں وہ بھی بڑھ جانے چاہیے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر کے مطابق فی الحال معیشت ہماری اصل شرح سود سے مطابقت رکھ رہی ہے۔ رضا باکر نے کہا کہ اگلے مالی سال مہنگائی کی شرح میں واضح کمی کا امکان ہے۔ اگر مہنگائی کی شرح کم ہوگی تو شرح سود میں بھی کمی پر غور ہو سکتا ہے۔ کیمرامین اشرف صدیقی کے ساتھ علی عمران سید، جیو نیوز، کراچی۔ معاشی تجزیہ کار محمد سہیل کا کہنا ہے کہ تیل اور گیس کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ اگست میں IMF سے معاہدے کے مطابق بجلی کی قیمتیں بھی بڑھیں گی۔ افراط زر 11 سے 12% جو بتایا گیا ہے وہ تو اوسط افراط زر ہے۔ مہنگائی کی شرح ہر آدمی کے حساب سے الگ الگ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی کسی کے لیے یہ شرح 15 سے 20% بھی ہو سکتی ہے۔ گیس کی قیمت آلریڈی بڑھ گئی ہے، تیل کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اگست میں IMF سے جو اگریمنٹ ہے اس میں بجلی کی بھی قیمتیں بڑھنی ہیں، تو یہ 12-13% کا اگلے کوئی 3-4 ماہ میں انفلیشن جو ہے ایئر آن ایئر وہ نظر آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ کو 7% کر دیا گیا ہے، کیونکہ IMF کا ایک اسٹینڈرڈ فارمولا ہوتا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ انفلیشن سے اوپر ہونے چاہیے یا ریئل انٹرسٹ ریٹ پازیٹیو ہونے چاہیے۔ تو میرے خیال میں سینٹرل بینک نے اسی پالیسی کو، IMF کی پالیسی کو اپناتے ہوئے شرح سود میں اضافہ کیا ہے۔ مہنگائی کی شرح ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا لائف سٹائل ہے، بٹ یہ 11% یا 12% جس کا انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے وہ ایک ایوریج مہنگائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے یہ 15 سے 20% بھی ہو، کچھ لوگوں کے لیے اس سے کم بھی ہو، مگر ایوریج ہمارا بھی خیال یہی ہے کہ 12% کے قریب رہے گی، جو ہر لحاظ سے پاکستان کی ہسٹوریکل ٹرینڈ کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے۔ مانیٹری پالیسی پر رد عمل میں نون لیگ کے رہنما سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کی پالیسی نہیں، عمران خان کی حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ ملک میں مانیٹری پالیسی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ انہوں نے کہا کہ اب صرف IMF کی ہدایات پر عمل ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پالیسی ریٹ میں مزید 1% اضافہ کر کے ملکی معیشت پر خودکش حملہ کیا گیا۔ موجودہ پالیسی ریٹ پر صنعت اور کاروبار تو دور، ریڑھی بھی نہیں لگائی جا سکتی۔ مہنگائی میں اضافہ حکومت کی ناکامیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1200 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ملک میں 1 تولہ سونا 83,800 روپے کا ہو گیا۔ یہ اب تک سونے کی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ PFUJ کی اپیل پر ملک بھر میں صحافیوں نے میڈیا پر غیر اعلانیہ سینسرشپ، ملازمین کی برطرفیوں اور تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر احتجاج کیا اور سیاہ جھنڈے لہرائے۔ اسلام آباد میں PFUJ اور RIUJ سمیت صحافتی تنظیموں نے احتجاجی ریلی نکالی۔ صحافی تنظیموں نے مطالبہ کیا کہ میڈیا پر غیر اعلانیہ بندش ختم کی جائے۔
मुजाहिरे और एहतजाजी रैली में सीनियर सहाफियों हामिद मीर, आसमा शिराजी, अफजल बट, नासिर जैदी और दीगर ने शिरकत की। नेशनल प्रेस क्लब समेत मुल्क भर के प्रेस क्लब में सियाह परचम लहराया गया। लाहौर प्रेस क्लब में एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत की जानिब से आज़ादी सहाफत पर पाबंदी की कोशिशें की जा रही हैं। कराची में सहाफी तंजीमों ने सियाह झंडे लहराए। PFUJ के जनरल सेक्रेटरी अयूब जान सरहंदी ने जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। कहा अगली मंजिल इस्लामाबाद है। KUJ के सदर अशरफ खान का कहना था कि कलम की ताकत तारीख बदल कर रख देती है। एहतजाज में वकला और सिविल सोसाइटी भी मौजूद थी। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत एहतजाज में मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि हुकूमत मीडिया की आज़ादी के लिए इक़दाम उठाए। क्वेटा में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत मुजाहिरे में निजी TV की नशरियात और दफातर की बंदिश की मजम्मत की गई। BNP के रहनुमा और रुकने सूबाई असेंबली सना बलोच ने भी एहतजाज में शिरकत की। बहावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने फरीद गेट के सामने एहतजाज किया और रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि मुलाजमीन की अदम अदायगी मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। PFUJ की अपील पर हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, टंडू मोहम्मद खान में भी एहतजाज किया गया। और दूसरी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी टेनिस चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई। चैंपियनशिप में 220 खिलाड़ी मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत कर रहे हैं। दूसरी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओपन टेनिस चैंपियनशिप DHA क्रिक क्लब कोर्ट्स में शुरू हो गई। कमांडर कोस्टल वाइस एडमिरल फयाज जिलानी ने शॉट खेलकर चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। चैंपियनशिप में 11 इवेंट्स के मुकाबले शेड्यूल्ड हैं। अकील खान को मेन सिंगल्स इवेंट का टॉप सीड खिलाड़ी करार दिया गया है, जबकि अपने एजाज का दिफा करने वाले मुजम्मिल मुर्तजा सेकंड सीड होंगे। लेडीज सिंगल्स टाइटल के लिए सारा मंसूर टॉप सीड करार दी गई। चैंपियनशिप में स्पेशल खिलाड़ियों के बॉयज सिंगल्स और गर्ल्स सिंगल्स के मुकाबले जारी हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जज अरशद मलिक की वीडियो लीक्स से मुतालिक दरखास्तों की समाअत के मौके पर रिमार्क्स में कहा है कि जज साहब के मिसकंडक्ट का मामला है। वीडियोस दुरुस्त है या नहीं, इस बात का यकीन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो हाई कोर्ट में केस मुतासिर होगा। हाई कोर्ट खुद मुख्तार इदारा है, उसे अपना काम करने दें। दरख्वास्त गुजारों ने मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने की तजवीज़ दे दी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से तजावीज़ तलब करते हुए समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। देखिए आसिफ रशीद चौधरी की रिपोर्ट। जज अरशद मलिक की मुबैना वीडियो की तहकीकात से मुतल्लिक 3 दरखास्तों पर समाअत। दरखास्त गुजार इश्तियाक मिर्जा के वकील ने कहा कि वीडियो सामने आने से ये तासुर मिला कि अदलिया फैसलों में आज़ाद नहीं बल्कि ब्लैकमेल हो रही है। तमाम सियासी जमातों ने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस आज खुद नोटिस लेकर मामले की तहकीकात कराएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हम लोगों के कहने पर आज खुद नोटिस लें तो हम आज़ाद कैसे हुए। सो मोटो तो वो होता है जिसकी ज़रूरत हम खुद महसूस करते हों। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सच्चाई की तलाश हमने करनी है तो हुकूमत क्या करेगी। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि सच्चाई की तलाश इसी तरह होनी चाहिए जिस तरह पनामा केस में की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर हमने इस बारे में कोई फैसला दिया तो हाई कोर्ट में चलने वाला केस मुतासिर होगा। हाई कोर्ट खुद मुख्तार इदारा है, उसे अपना काम करने देना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तौहीन अदालत को भी देखेंगे, पहले ये गर्द धुल जाने दें। दरखास्त गुजार तारिक असद ने दलाइल में कहा कि वीडियो की फोरेंसिक तक कोई नतीजा नहीं निकल सकता। जज फरीकैन से मिलते रहे, वो किसी फरीक के वकील नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन इस मामले की तहकीकात करे। चीफ जस्टिस ने कहा कि वीडियोस दुरुस्त हैं या नहीं, पहले इस बात का यकीन होना चाहिए। हमारे कांधे इस मामले का बोझ उठाने के लिए मजबूत हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से तजावीज़ तलब करते हुए समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खलीक अहमद, एजाज हैदर और साथी रिपोर्टर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के साथ आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे टीवी एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की, जिसका मरकजी मुलजिम झूठ बोलने और कहानियां घड़ने का माहिर था। लोग बातों में आकर जमा पूंजी लगा रहे थे। मुलजिम कराची में जायदादें बनाता रहा। तफ्तीशी हुकाम ने मुलजिम के डिफेंस में 2 फ्लैट्स, सुपर हाईवे पर 2 एकड़ जमीन, 4 लग्जरी गाड़ियों और दीगर जायदादों की तफसीलात हासिल कर ली। 4 बैंक अकाउंट्स की छानबीन भी की जा रही है। मकतूल मुरीद अब्बास के साथ मुलजिम की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आ गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।